हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं दक्षिण भारत का पठार। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे तो दक्षिण भारत का पठार। इसके पहले जो ज्योग्राफी का ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग चल रहा है उसका लगभग हम लोग केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आने वाली जितनी भी पहाड़ियाँ हैं सबके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जैसे अरावली श्रेणी हो गया, मालवा का पठार हो गया, मेवाड़ का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, बघेलखंड का पठार हो गया, ये सबके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और वहीं पूर्वी भाग के अंतर्गत आने वाले जो पठार है आपका बघेलखंड का पठार है, राजमहल की श्रेणी, राजमहल की पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है, आपका बस्तर का पठार हो गया, गरजात की पहाड़ियाँ हो गई, मैकाले श्रेणी हो गई, ये सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आपका केंद्रीय उच्च भूमि, उसके बाद हो गया पूर्वी भाग। पूर्वी भाग के साथ साथ हम लोग अध्ययन कर चुके हैं आपका पूर्वी घाटी श्रेणी के बारे में। और कल जो वीडियो हम बनाए थे वो था आपका पश्चिमी घाट का अंतिम जो भाग था, यानी भाग 3 पश्चिमी घाट श्रेणी का अंतिम वीडियो, यानी अंतिम जो भाग था वो हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे यानी दक्षिण भारत के पठार। ठीक है, तो दक्षिण भारत का जो पठार है हम कल ही आपको बता दिए थे कि पश्चिमी जो घाटी है या पश्चिम घाट की जो पहाड़ियाँ हैं उसी का हिस्सा है, यानी पश्चिम घाट का जो पठार है उसी का हिस्सा है आपका दक्षिण भारत का पठार। जैसे हम आपको बताए होंगे कि पश्चिम घाट के पहाड़ के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग पढ़े थे आपका नीलगिरी की पहाड़ी पढ़े थे ना, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी। ठीक है, तो एनागुडी की पहाड़ी, ये जो जितने भी पहाड़ी हम लोग पढ़े हैं ये आपका दक्षिण भारत के पठार के अंतर्गत भी आते हैं और पश्चिमी घाट का हिस्सा भी माना जाता है। ठीक है, तो हम आज उसको बांटकर जो विशेषताएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और साथ में हम एक नया चैप्टर भी इसी वीडियो में प्रारंभ कर देंगे जिसका नाम है आपका दक्कन भारत का पठार, यानी दक्कन ट्रेप। जिसे महाराष्ट्र के पठार को दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है, ये दक्कन भारत का पठार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक मैप में इसको समझ लेते हैं। आप कैसे समझिएगा कि कौन सा पश्चिमी भाग का हिस्सा होगा और कौन जो आपका है दक्षिण का भाग होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग देखे थे यहाँ, ये आपका पश्चिमी घाटी श्रेणी है, ये आपका क्या है, मान लीजिए ये पश्चिम घाट का पठार हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा इधर बड़ा कर दीजिए, ये हो गया आपका पश्चिम घाटी श्रेणी। ये पश्चिम घाट का पठार हो गया। अब यही पश्चिम घाट का पठार जो है आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि ये पश्चिम घाट की पहाड़ी जो है आगे आपका क्या कहलाती है, आगे जाइएगा तो ये मुड़ी हुई प्रतीत है इस प्रकार से आपका नीलगिरी की, ये नीलगिरी आपका हो जाएगा। और इसके नीचे आपका क्या था इसके नीचे हम देख सकते हैं आपका अन्नामलाई, यहाँ पर अन्नामलाई, और अन्नामलाई के नीचे आपका हो जाएगा इलायची की पहाड़ी। यहाँ पर और इलायची के बगल में यहाँ पर देखेंगे आपका क्या पालनी की पहाड़ियाँ थी। थोड़ा इससे बड़ा कर दिया जाएगा, बना लीजिए पहले। ये आपका हो जाएगी पालनी की पहाड़ी। ठीक है, और इसके नीचे हम देखेंगे एक पहाड़ी मिलेगी महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी के बाद अनाईमुदी, एनागुड़ी।
मान लीजिए। तो यहाँ से आपका ये तो पश्चिम घाटी हो गया, और इधर से आया था आपका पूर्वी घाट की श्रेणी। मतलब इधर से अगर आप देखिएगा, इधर से पूर्वी घाटी की श्रेणी आती है, ठीक है। और ये एक बड़ा सा क्षेत्र यहाँ पे बनता है, मान लीजिए ये नीलगिरी हो गया। ये नीलगिरी है और ये पूर्वी घाटी, इसको हम मान रहे हैं पूर्वी घाटी है, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, और ये हो गया पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। तो ये आपका पश्चिमी घाटी हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी घाटी, और ये आपका हो जाएगा पूर्वी घाटी, ठीक है। ये आपका एक हो गया पश्चिमी घाटी और एक हो गया पूर्वी घाटी। एक हो गया आपका पश्चिमी घाटी और एक हो गया आपका पूर्वी घाटी। ये जो है आप लोग जानते हैं क्या है, इसे नीलगिरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ी, इसको क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ी, और ये हो जाएगा इलायची की पहाड़ी, या कार्डमम इसको बोलते हैं, इलायची की पहाड़ी। और यह है पालनी की पहाड़ी, दिखाई दे रहा होगा, पालनी की पहाड़ियाँ। इसको बोलते हैं महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। और ये है आपका नागरकोई, नागरकोई, ठीक है। तो हम ये कल इसके बारे में हम अध्ययन किए थे, तो किस में अध्ययन किए थे, इसके बारे में अध्ययन किए थे आपका पश्चिमी घाटी के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन आपका देखिएगा तो नीलगिरी से ये जो आपका बोल सकते हैं नीलगिरी के ऊपर यहाँ से, और इधर तो ये आपका पूर्वी घाटी का हिस्सा है ही नहीं, ये आपका जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची, पालनी की पहाड़ी, महेंद्रगिरी या नागरकोई, ये सभी पश्चिमी घाटी श्रेणी के हिस्सा है। हम लोगों ने कल देखा था इसके अगले वीडियो में कि ये किसके हिस्से हैं, पश्चिमी घाटी पहाड़ी के हिस्से हैं। लेकिन यानी इन्हीं को क्या बोला जाता है, जैसे आपका नीलगिरी की पहाड़ी हो गया, ये आपका यहाँ से थोड़ा सा बांट दीजिए, ये नीलगिरी की जो पहाड़ी हो गई, नीलगिरी की पहाड़ी, और अन्नामलाई की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, महेंद्रगिरी की पहाड़ी, नागरकोई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी, इन्हीं को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ, ठीक है। बात आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के बारे में अध्ययन करना है। तो इसके बारे में हम कुछ विशेषता जो है अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो है इसके बारे में जो विस्तार से जो विशेषताएँ हैं उसको हम जानेंगे। और साथ में इसके बाद, क्योंकि इसको हम शॉर्ट में ही चलेंगे, शॉर्ट में इसलिए चलेंगे क्योंकि जो पॉइंट हम लिखवा चुके हैं उसको प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में हम उसको लिखवा चुके हैं, और इसमें हम प्रयास करेंगे जो छूटा हुआ है, जो कुछ प्रमुख बिंदु, उसको हम इसमें लिखवाने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। और साथ में आज हम एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आपका प्रद्वीपीय पठार। तो आप देखिए, या इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ये जो नीलगिरी है, प्रद्वीपीय पठार जो है, प्रद्वीपीय पठार सॉरी दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार कहाँ है इसके बारे में हम देख लेंगे। तो ये तो आपका है नीलगिरी, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हिस्सा है इसको हम नीलगिरी बोलते हैं। लेकिन यहीं पर आपको जो दिखाई देगा, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक मान लीजिए त्रिभुजाकार अवस्था में हो जाएगा। तो यही हिस्सा जो आपका है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाएगा दक्कन का पठार, या दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, ये जो बीच में अवस्थित है, ठीक है। और ये दक्कन ट्रैप आप देख सकते हैं किन के बीच में अवस्थित है। तो दक्कन ट्रैप है जो आपका पश्चिमी घाटी
और पूर्वी घाटी के बीच में आपका क्या है, दक्कन ट्रेप अवस्थित है, यानी दक्कन का पठार अवस्थित है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार के बारे में भी हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यानी आपका दक्षिण की पहाड़ियों के बारे में एक बार हम देख लेते हैं, या ऐसे भी आप खास करके इसको याद कर सकते हैं क्या, कि बोल सकते हैं कि पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी के मिलन स्थल को हम क्या कहते हैं, नीलगिरी के नाम से जानते हैं। यानी दक्षिण की पहाड़ियाँ जो है, दक्षिण की पहाड़ियों में कौन कौन पहाड़ियाँ आती हैं, तो दक्षिण की पहाड़ियों में आपका नीलगिरी की पहाड़ी आती है, इलायची की पहाड़ी आती है, नागरकोई की पहाड़ी, महेंद्रगिरी हो गया, पालनी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, दक्षिण भारत की पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें नीलगिरी जो है, इससे हम प्रारंभ करते हैं। तो नीलगिरी क्या करता है, यानी पश्चिमी घाट की पहाड़ी और पूर्वी घाट की पहाड़ी। ठीक है, पश्चिमी घाटी की पहाड़ी जो हो गया और ये पूर्वी घाटी की पहाड़ी, इनका मिलन स्थल के रूप में कार्य कौन करता है, दोनों को मिलाने का काम कौन करता है, तो नीलगिरी पर्वत करता है। और नीलगिरी की विशेषता हम लोग पढ़े थे, यानी नीलगिरी की सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन है, आपका दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई आपका 2637 मीटर है। और यह जो है आपका याद रखना है कि नीलगिरी जो पर्वत है वो कितने राज्यों में अवस्थित है, तो यह 3 राज्यों में फैली हुई है। एक तो हो जाएगा कर्नाटक, दूसरा हो जाएगा केरल और तीसरा हो जाएगा तमिलनाडु। यानी 3 राज्यों में फैली हुई है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दोदा बेटा जो श्रेणी है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कहाँ पर अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है, तो दोदा बेटा आपका जो है वो खास करके आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, यानी कर्नाटक और केरल में न अवस्थित होकर ये कहाँ पर अवस्थित है, दोदा बेटा तमिलनाडु में अवस्थित है। ये एक विशेषता हो जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई आपका है 2637 मीटर। ये आपका नीलगिरी की विशेषता हमको याद रखना है। उसके वजह से आता है आपका अन्नामलाई में, तो अन्नामलाई को हम और किस नाम से जानते हैं, तो अन्नामलाई को हम हाथी की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। जो कुछ विशेषता हम कल नहीं बताए थे उसको भी आप यहाँ पर समझ लीजिए, जान लीजिए। ठीक है, यानी अन्नामलाई जो है, अन्ना और मलाई ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अन्ना मतलब होता है यहाँ पर अनाई, और मलाई मतलब ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है हाथी और एक होता है पहाड़ी। ठीक है, हाथी की पहाड़ी, यानी हाथियों जैसा यहाँ की पहाड़ी दिखाई देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यानी अन्नामलाई के नाम से जानते हैं, या हाथी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अन्नामलाई की सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन है, तो अन्नामलाई की जो सर्वोच्च चोटी है हम आपको कल बता चुके हैं। यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन है, अनाईमुदी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी किसकी, यानी आपका अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी है। और इसकी ऊंचाई जो है आपका 2695 मीटर है। कितनी ऊंचाई है जी, तो 2695 मीटर है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। और दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन हो जाएगी, आपका दोदा बेटा हो जाएगी, जो कहाँ किस पहाड़ी में अवस्थित है, तो वो आपका अवस्थित है आपका नीलगिरी में। ठीक है, तो चलिए इनकी विशेषताओं को जो है, अगर जो पॉइंट छूटा हुआ है कल, मैंने दक्षिण भारत के अंतर्गत हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल जो हम लोग पढ़े थे वो पश्चिम घाटी के अंतर्गत पढ़े थे, तो पश्चिम घाटी से ये जुड़ा हुआ है, ये पश्चिम घाटी से सब जुड़ा हुआ है, इसलिए यानी पश्चिम घाटी के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, इसको पढ़ा था। और ये आपको याद रखना है कि अगर पूछे कि दक्षिण की जो पहाड़ियाँ है किसका अंग नहीं है, पश्चिम घाटी का या पूर्वी घाटी का, तो पूर्वी घाटी का अंग नहीं है, बल्कि ये पश्चिम घाटी का अंग माना जाता है। और भारत के दक्षिण में अवस्थित होने के कारण इसे दक्षिण की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो आज हम जो लिखेंगे वो आपका दक्षिण की पहाड़ी के अंतर्गत, इसको हम हेडिंग डाल कर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा आपका, नीलगिरी। नीलगिरी के बारे में देख लेते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी, हेडिंग डाल दीजिएगा दक्षिण भारत की पहाड़ी, दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। सबसे पहला कि नीलगिरी जो है वो क्या है, तो नीलगिरी में हमको याद रखना है कि यह जो है, यह केरल प्लस तमिलनाडु और प्लस केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में अवस्थित है, कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, और दूसरी बात, इसे पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। क्या बोल सकते हैं, इसे पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। ठीक है, यानी नीलगिरी को क्या कहा जाता है, पहाड़ियों की
रानी कहा जाता है। नीलगिरी जो है ये पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल है, मिलन स्थल है। ठीक है, ये बोल सकते हैं क्योंकि पूर्वी घाटी भी आकर यहाँ मिल रहा है और पश्चिमी घाटी भी आकर यहाँ पे क्या हो रहा है मिल रहा है, तो बोल सकते हैं कि पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी का मिलन स्थान कौन है, तो नीलगिरी की पहाड़ी है। इसमें याद रखना है कि इसका रंग नीला क्यों होता है जी, कल हम बताए थे, इसका रंग नीला क्यों होता है, यानी चारकोनाइट के कारण, यानी अधिक मात्रा में क्या होता है, चारकोनाइट पाए जाने के कारण इसका रंग इसका रंग नीला चारकोनाइट के कारण होता है, चारकोनाइट के कारण होता है। ठीक है, इसका रंग नीला जो है वो किसके कारण होता है, तो चारकोनाइट के कारण होता है। और कुछ विशेषता हो जाएगा, इसमें लिखेंगे कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी वो कौन है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी आपका दोदा बेटा। और दोदा बेटा की कुल ऊंचाई कितनी है, तो आपका 2637 मीटर। ठीक है, 2637 मीटर यानी इसकी ऊंचाई है। और दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, यानी इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है, दोदा बेटा है। और इसके साथ साथ बोल सकते हैं कि यह यानी दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्योंकि पहला जो है वो आपका एनाईमुदी हो जाएगा और दूसरा जो है आपका कौन हो जाएगा, दूसरा यानी सबसे ऊंचा चोटी जो है वो कौन होगा, आपका दोदा बेटा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला विशेषता हम देख सकते हैं इसमें, दोदा बेटा जो है ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो तीनों राज्य में अवस्थित है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्य में अवस्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दोदा बेटा कहाँ पर अवस्थित है, दोदा बेटा जो आपका नीलगिरी की सर्वोच्च जो चोटी है दोदा बेटा वो किस राज्य में अवस्थित है प्रॉपर, अगर ये क्वेश्चन हो तो उसके लिए हमको क्या याद रखना है, तो ये केवल आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, इसमें हम बोलेंगे कि दोदा बेटा तमिलनाडु में अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए आप ये अगर समझिएगा नीलगिरी की पहाड़ी ये तो आपका केरल हो गया, हम लोग देख रहे हैं कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में अवस्थित है। क्या दोदा बेटा आपका तीनों में अवस्थित होगा, तो नहीं, दोदा बेटा खास करके तमिलनाडु में ही अवस्थित है, ये आपके तीनों राज्य में अवस्थित नहीं होगा। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर हिल स्टेशन भी है, यहाँ यानी हिल स्टेशन, यहाँ हिल स्टेशन भी है, जिसे हम ऊटी के नाम से जानते हैं, जिसे हम ऊटी के नाम से जानते हैं, आरामगाह बोल सकते हैं। हिल स्टेशन क्या यहाँ पर, यानी आरामगाह। ठीक है, तो ये कुछ एक दो पॉइंट हम लोग यानी पश्चिम में जब पढ़े थे तो ये सब नहीं पढ़े थे, इसलिए सोचा कि भाई कुछ भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत की पठार जो है वो अलग एक चैप्टर है, अलग ही टॉपिक है। लेकिन हम जब पश्चिमी घाटी के बारे में पढ़ा रहे थे तो इसमें इस सब की चर्चा कर दिए थे। ठीक है, सबके बारे में बता दिए थे, क्योंकि रियल में ये पश्चिम घाटी के अंश हैं, तो अंश हैं तो वहाँ पर भी चर्चा करना क्या है, आवश्यक है। फिर अगर हम दक्षिण भारत की पहाड़ी नहीं पढ़ाते, बोलते कि भाई हम पश्चिमी में ही पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं, तो फिर दिक्कत ये होती कि भाई दक्षिण भारत एक चैप्टर ही है, जो अगर आपका फेयर होता तो आप बोलते कि भाई दक्षिण भारत तो सर पढ़ाए नहीं है। लेकिन याद यही रखना है कि दक्षिण भारत के अंतर्गत आने वाली यहीं से पहाड़ियाँ हैं।
ठीक है। ये पश्चिम घाटी का हिस्सा भी है और अलग से दक्षिण में, यानी भारत के सबसे अधिक भारत के दक्षिण में पाए जाने का, इसे दक्षिण भारत की पहाड़ी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो नीलगिरी में इतनी सारी विशेषता अगर आप याद रखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि यह यानी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में अवस्थित है। इसे पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि पहाड़ियों की रानी दक्षिण भारत में या बोल सकते हैं पहाड़ियों की रानी के नाम से कौन सा पर्वत जाना जाता है, कौन सा पहाड़ी जानी जाती है, तो नीलगिरी आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, यह घाटी, यह मतलब बोल सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी को जोड़ने वाला या मिलन स्थल के नाम से कौन सी पहाड़ी जानी जाती है, तो आपका नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये पूछ सकता है कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो दोदा बेटा है। और ये पूछ सकता है कि दोदा बेटा जो है, दोदा बेटा वो दक्षिण भारत, ये पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो कौन हो जाएगा आपका दोदा बेटा हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2637 मीटर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसकी ये पूछ देगा कि नीलगिरी जो पर्वत है इसका रंग नीला क्यों होता है, तो ये आपको याद रखना है कि अधिक चारकोनाइट पाए जाने के कारण इसका रंग क्या होता है, नीला होता है, ठीक है। ये बस यही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर 2 हिल स्टेशन भी है, एक तो आपका खुद हो जाएगा दोदा बेटा और दूसरा आपका हो जाएगा ऊटी। ये दोनों क्या हो सकते हैं, हिल स्टेशन, ठीक है। ऊटी जो है ये पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे बोल सकते हैं हिल स्टेशन है जिसे हम ऊटी के नाम जानते हैं, और ये पर्यटन के लिए काफ़ी क्या है, प्रसिद्ध है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा जो नहीं लिखे होंगे, चलिए मिटा दें। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, दक्षिण भारत की पहाड़ियों में आप पहला आता है आपका नीलगिरी। नीलगिरी के बारे में हम लोगों ने देख लिया, याद भी होगा कुछ पहले से इसमें से आप लोगों को, और आज जो कुछ पॉइंट छूटा है वो हम लोग नोट कर ही लिए। चलिए दूसरा हम लोग देख रहे हैं आपका अन्नामलाई। दक्षिण भारत की दूसरी पहाड़ी का नाम जो है वो क्या है आपका अन्नामलाई। अन्नामलाई, तो अन्नामलाई की सबसे पहले विशेषता, तो अन्नामलाई 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अनाई मलाई, क्या बोल सकते हैं, एक तो अनाई हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, मलाई हो जाएगा। तो अन्नामलाई 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनाई मलाई। अनाई मतलब होता है हाथी, या मलाई मतलब होता है पहाड़ी, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि अनाई मलाई या अन्नामलाई, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हाथी, और इसका अर्थ हो जाएगा पहाड़ी, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, हाथी की पहाड़ी। हाथियों की पहाड़ी मतलब यहाँ की जो पहाड़ी है वो किसकी तरह दिखाई देती है, हाथियों की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हाथियों की पहाड़ी बोलते हैं। किसको, अनाईमलाई को। बात आप समझिएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, हाथियों की पहाड़ी यानी अनाईमलाई, अन्नामलाई से को अगर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ये 2 शब्द से मिलकर बना है, अनाई और मलाई। और अनाई का अर्थ होता है हाथी, और मलाई का अर्थ क्या होता है, पहाड़ी, ठीक है। केरल और ये आपका कहाँ 2 राज्यों में जिसका विस्तार है, केरल और तमिलनाडु। यह केरल एवं तमिलनाडु में अवस्थित है, केरल एवं तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है। तो केरल में अनाई, और बोल सकते हैं तमिलनाडु में इसको क्या बोलते हैं, मलाई। तो बोल सकते हैं कि हाथियों की पहाड़ी, अनाई मलाई, ठीक है। तो हाथियों की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अवस्थिति क्या है, तो इसकी अवस्थिति है तमिलनाडु और केरल। ये आपका केरल और इधर से तमिलनाडु, यानी केरल और तमिलनाडु में अवस्थित है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, कल भी हम बताए थे इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुदी। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी है, अनाईमुदी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है आपका 2695 मीटर, 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और अनाईमुदी लिखेंगे, अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे
ऊंची चोटी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी अनाईमुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और साथ में इसकी अवस्थिति क्या है, तो यह कहाँ पर अवस्थित है, यह आपका केरल में अवस्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह केरल में अवस्थित है। यह केरल में अवस्थित है। अनाईमुदी खास करके यह केरल में अवस्थित है। ठीक है, तो केरल में अवस्थित है तो केरल की भी सर्वोच्च चोटी है। यह केरल की भी सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह केरल में अवस्थित है, अतः यह केरल की भी क्या हो जाएगी, सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर है। और दूधा बेटा की ऊंचाई कितनी थी, दूधा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका हो जाएगा दूधा बेटा और यहाँ हो जाएगा अनाईमुदी। कहीं बना लीजिए अनाईमुदी, तो ये यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे। मिटा दे इसको। अब देखिए यहाँ पर नीलगिरी और अन्नामलाई जो है आपका, मान लीजिए कि ये नीलगिरी पर्वत हो गया और ये अन्नामलाई पर्वत हो गया, श्रेणी हो गया। तो इसके बीच में जो घाट है वो पाल घाट दर्रा है, पाल घाट। ये वो पॉइंट याद रखना है कि अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच लिख लीजिएगा पॉइंट ये कि अन्नामलाई एवं नीलगिरी के बीच के गैप को पाल घाट दर्रा के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते हैं कि यह किस को जोड़ता है, तो ये तो कल हम लिखवा चुके हैं, या अगर आप नहीं देखे हो तो अगले वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसमें कुछ विशेष पॉइंट आपको याद रखना था कि अनाई और मलाई के नाम से यानी अन्नामलाई बना है, जिसका अर्थ होता है हाथियों की पहाड़ी। तो हाथियों की पहाड़ी किसे कहते हैं, तो अनाई मलाई की पहाड़ी को हाथियों की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन है, तो अनाईमुदी है। और अनाईमुदी की ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर है। और 2695 मीटर के साथ यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, आपको याद रखना है। ठीक है, कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो बहुत सारे लोग दूधा बेटा पे मारते हैं, लेकिन दूधा बेटा नहीं होगा। ठीक है, दूधा बेटा दूसरी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। वो आपका बोल सकते हैं कि तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, वह नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी दूधा बेटा। ठीक है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, लेकिन दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी नहीं होगी। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी हो सकती है दूधा बेटा, लेकिन प्रथम जो सर्वोच्च चोटी होगी, क्योंकि आप देखिए ना उसका 2637 मीटर है, इसका आपका 2695 मीटर है, तो सबसे ऊंची चोटी यही है। ठीक है, और केरल में अवस्थित है, तो केरल की भी सर्वोच्च चोटी आपका यही है। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। चलिए मिटा दें। आगे हम देखेंगे उसके बाद जो है प्रमुख रूप से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा मान लीजिए कि अगर जो लोग पढ़े होंगे कल, उनके लिए थोड़ा सा एक रिवीजन के लिए भी हो जाएगा, कुछ पॉइंट जो छूटा है वो भी क्लियर हो जाएगा। और बाकी हम नया टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना कर रहिएगा। इसके बाद क्या है, हम नीलगिरी देख लिए, अन्नामलाई देख लिए, उसके बाद इलायची की पहाड़ी है। तो इलायची की पहाड़ी के बारे में हम लोग जानते हैं, सब लोगों को याद होगा, लेकिन सर्वोच्च चोटी नहीं लिखवाए थे। इलायची की पहाड़ी, अब इलायची की पहाड़ी, अब बताइए कि इलायची की पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है। तो यह केरल और तमिलनाडु में अवस्थित है। जो इलायची की पहाड़ी है यह यानी कुछ भाग इसका यानी आपका केरल में पड़ता है, कुछ भाग जो है आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो बोलेंगे कि सबसे पहले कि इलायची की जो पहाड़ी है वो केरल और तमिलनाडु में अवस्थित है, और यहाँ पर मसालों की खेती अधिक होती है, इसलिए इसे यानी मसालों में कौन सा इलायची, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग इसमें लिख लेंगे। और जो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है उसके बारे में भी हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। तो लिखिएगा, यह
केरल एवं तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, यह केरल एवं तमिलनाडु में अवस्थित है। इसे इलामलाई या इलायची के नाम से जाना जाता है। तो आप जानबे करते हैं इसे इलामलाई या इलायची के नाम से जानते हैं। यहाँ मसालों की खेती अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता हम देखेंगे इलायची एवं नागरकोई के बीच इलायची एवं नागरकोई के बीच सेनकोट्टा दर्रा अवस्थित है। सेनकोट्टा दर्रा अवस्थित है, कल बताए थे। अब इलायची एवं नागरकोई के बीच आप देख लीजिएगा, ये इलायची हो गया और नागरकोई हो गया, तो दोनों के बीच में कौन सा दर्रा अवस्थित है? तो यह यानी सेनकोट्टा दर्रा अवस्थित है। और यह कहाँ से कहाँ? तो तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने का मार्ग है। यह तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने का मार्ग है। ठीक है, इतना आपको इलायची की पहाड़ी से क्या करना है, याद रखना है, कुछ खास नहीं है। चलिए थोड़ा हम फास्ट ही चल रहे हैं क्योंकि पढ़े हुए हैं हम लोग, एक बार इसको मिटा दें। नेक्स्ट, इसके बाद जो है आपका वो हो जाएगा पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी पालनी की पहाड़ी। तो पालनी की पहाड़ी क्या हो जाएगा? आप तो जानते हैं कि यह तमिलनाडु में अवस्थित है, सीधी सी बात है। यह तमिलनाडु में अवस्थित है। अब देखिए यही ना है पालनी की पहाड़ी, तो आपका जो ब्लू ग्रीन कलर से है वो तमिलनाडु में अवस्थित है। दूसरी बात कि यह कार्डमम के पूर्व में स्थित है। कार्डमम या इलायची बोल सकते हैं। यह इलायची के पूर्व में अवस्थित है। तीसरी विशेषता यहाँ की सर्वोच्च चोटी बंदराऊ शिखर है। ये यहाँ की सर्वोच्च चोटी बंदराऊ शिखर है। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। यहाँ कोडाई कनाल नामक हिल स्टेशन है, ये पॉइंट भी यहाँ कोडाई कडाल नामक हिल स्टेशन है। ठीक है, यही कुछ हम लोग कल पढ़े थे, बस आज चल रहे हैं थोड़ा सा फास्ट। मिटा दें इसको। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और यहाँ पे पहाड़ी है जो दक्षिण में तो नहीं पड़ता है, बाबा बुदन की पहाड़ी। तो उसको ऐसे ही आप याद रखिए, बाबा बुदन की पहाड़ी यहाँ पर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कल छूट गया था, तो इसको याद रखना है कि यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी भी अवस्थित है। और बाबा बुदन की पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर बाबा बुदन कर्नाटक के बोल सकते हैं किस जिले में अवस्थित है बाबा बुदन की पहाड़ी?
तो ये कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में अवस्थित है। ये लिख लीजिएगा आप, पश्चिम घाटी में ही ये बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी। तो बाबा बुदन की पहाड़ी ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में अवस्थित है, कर्नाटक में अवस्थित है। और कहाँ पर? तो चिकमंगलुरु में, चिकमंगलुरु में यह अवस्थित है। ठीक है, कर्नाटक में अवस्थित है, या बोल सकते हैं कि कर्नाटक के चिकमंगलुरु में अवस्थित है। ठीक है, और इसकी विशेषता यह है कि सबसे पहले चाय की खेती जो है यहीं से प्रारंभ हुआ, यहीं से कॉफ़ी का, चाय कॉफ़ी खेती यहीं से, सबसे पहले कॉफ़ी यहीं से क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। और बाबा बुदन की पहाड़ी जो है, इनका नाम बाबा बुदन क्यों पड़ा? तो एक बाबा यानी एक संत थे बाबा बुदन। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर यानी क्या पड़ा है? इस पहाड़ी का नाम बाबा बुदन की पहाड़ी पर है। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो मुल्यानगिरी है। बाबा बुदन में बाबा बुदन की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो मुल्यानगिरी है, मुल्यानगिरी है। और मुल्यानगिरी जो हो जाएगा कर्नाटक की भी सर्वोच्च चोटी है। ये भी क्वेश्चन जहाँ से बनता है उसको याद रखना है। कर्नाटक की सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगी? तो ये भी इसका भी हो जाएगा आपका मुल्यानगिरी। और दूसरी यहाँ की जो चोटी है वो आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं उसको? केंद्रमुखी, इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी। ठीक है, तो इतना बाबा बुदन से आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया लगभग क्या? दक्षिण की पहाड़ियों के बारे में। बात समझ आ गया? तो चलिए, हम लोग तो कल इस सब पे डिस्कशन किए थे, लेकिन आपको बस यही बता देना था कि ये दक्षिण भारत की पहाड़ियों के अंतर्गत भी ये पहाड़ियाँ आती हैं। पश्चिम भारत में हम इसको पढ़ा चुके थे। ठीक है, यानी पश्चिम भारत बोल रहे हैं, पश्चिम घाटी के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन कर चुके थे। लेकिन यही आपका अगर दक्षिण में भी पूछे तो यही सेम बात क्या करना है? आपको लिखना है। ठीक है, तो आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आपका दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं इसको? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। और दक्कन को पठार के पढ़ने से पहले हम दक्कन के पठार के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे दक्कन की पठार की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। दक्कन का पठार जो है इसका यानी उत्पत्ति किस प्रकार हुआ, और ये जो है पूर्व में कहाँ अवस्थित था। जैसे हम लोग हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़े होंगे, जो लोग हिमालय की उत्पत्ति पढ़े होंगे उनको ज़्यादा ये समझ में आ रहा होगा कि हिमालय की उत्पत्ति जब हुई उस समय जो भारत था वो किसका हिस्सा था। तो वहाँ से हम लोग चलेंगे, यानी दक्कन के पठार की उत्पत्ति से संबंधित बातों को लेकर चलेंगे, और फिर हम आएंगे आपका, और फिर दक्कन के पठार को 4 भागों में बांटकर हम क्या करेंगे? इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, इसका भाग ही देख लीजिए कि दक्कन के पठार कितने भागों में बांटा गया है। तो दक्कन के पठार को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दक्कन के पठार को 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है, हम लोग बांटे भी हैं। जब हम पढ़ाए थे यानी प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण, तो उसमें आपको हम बताए थे कि दक्कन के पठार को कितने भागों में बांटा गया है। तो एक तो हो जाएगा दक्कन के पठार में पहला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? महाराष्ट्र का पठार, यानी दक्कन ट्रैप। एक में क्या है? महाराष्ट्र का पठार। दूसरा है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। तीसरा है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। और एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश का पठार, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का पठार।
तो ये हम दक्कन के पठार कितने भाग में बांट सकते हैं, तो लगभग 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो महाराष्ट्र का पठार, और महाराष्ट्र के पठार को ही दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन दक्कन पठार के अंतर्गत ये सभी प्रकार की पहाड़ियाँ आ जाएगी। कौन कौन, महाराष्ट्र का पठार आ जाएंगे, कर्नाटक का पठार आ जाएगा, तेलंगाना का पठार आ जाएगा और आंध्र प्रदेश का पठार आ जाएगा, ठीक है। तो सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी क्या कर लेना है, हम इसकी उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले जान ले रहे हैं, ठीक है। कि यानी मान लीजिए कि दक्कन का जो पठार है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। चलिए, तो हम देख लेना है कि भाई वो दिखाई किस प्रकार देता है। पहले दिखाई के बारे में हम समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक से, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि आपका ये भारत हो गया, ठीक है, भारत हो गया। तो अगर आप देख रहे हैं एक तरफ ये आपका ईस्टर्न घाट, सॉरी वेस्टर्न घाट, और ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट, और बाकी ये आपका दक्षिण की पहाड़ियाँ हो गई दक्षिण में, ठीक है। तो इसके बीच में ये जो आपकी पहाड़ियाँ पाई जाती है, ये आप लगभग बोल सकते हैं त्रिभुजाकार अवस्था में ये जो आपका पहाड़ियाँ हैं, यही आपका क्या है, ये दक्कन का ट्रैप है। ये संपूर्ण रूप से इसको हम क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार बोलते हैं, ठीक है। अब दक्कन का पठार इधर तो हो गया पश्चिमी घाट की पहाड़ी, और इधर हो गया पूर्वी घाट की पहाड़ी, और नीचे आप देखिएगा तो दक्षिण माने वहीं पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यानी दक्षिण भारत की पठार। तो बीच में जो आपका जो क्षेत्र बच रहा है इसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार। और देखेंगे कि दक्कन के पठार की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। हम लोग देखेंगे कि बाद में आपका पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है, बाद में आपका पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपका क्या था, दक्कन का पठार था, यानी दक्कन ट्रैप था। तो इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी क्या था, एक पृथ्वी आग का गोला था। और पृथ्वी जब आग का गोला था तो जैसे ही ठंडा हुआ, ठंडा होने के परिणाम स्वरूप जो लावा जो जमे, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि आर्कियन प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ। यानी पृथ्वी जब ठंडी हुई तो ठंडा होने के पश्चात जो यानी आपके मैग्मा था वो जमा, तो जमने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक आपका बोल सकते हैं आग्नेय प्रकार के क्या बोला जाता है, आर्कियन प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ। तो उस समय पृथ्वी जो है वो कितने अवस्था में बटी हुई थी, 2 अवस्थाओं में बटी हुई थी। एक तो आपका था ये आपका जलीय भाग था, थोड़ा समझ लीजिए, जलीय भाग, और एक था आपका स्थलीय भाग, एक आपका हो जाएगा स्थलीय भाग। तो हम लोग क्या बोलते थे, जलीय भाग को बोलते थे पैथालासा, और स्थलीय भाग को क्या बोलते थे, पैंजिया, ठीक है। ये हो गया स्थल और ये हो गया आपका जल। ये इस अवस्था में पृथ्वी थी। बाद में क्या होता है कि ये जो स्थलीय भाग है इसमें यानी जल प्रवेश करेगा, मतलब इधर से और इधर से रिस कर, तो ये जो आपका है वो कितने भाग में बढ़ जाएगा, 2 भाग में बढ़ जाएगा, लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व। तो ये कहलाएगा अंगारा लैंड, और ये होगा आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है। कितने करोड़ वर्ष पूर्व ये विभाजन हो रहा है, तो ये विभाजन हो रहा है 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अब ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व जब विभाजन हुआ तो ये जो आपका पेंजिया है कितने भाग में बढ़ गया, 2 भागों में, एक हो गया अंगारा लैंड और दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड। उसके बाद पुनः इसमें विभाजन होता है 12 करोड़ वर्ष पूर्व, और 12 करोड़ वर्ष पूर्व जो विभाजन होगा वो यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों में होता है। और गोंडवाना लैंड जो है वो आपका अनेक भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि हम देखें गोंडवाना लैंड से ही टूट कर आपका क्या निकला है, एक तो हो गया दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, और अफ्रीका से टूट कर निकल गया आपका एक होगा भारत, ऑस्ट्रेलिया और एक मेडागास्कर। ये टूटे लगभग कितने आपका अफ्रीका से। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये गोंडवाना लैंड था,
गोंडवाना लैंड दो भाग मान लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में टूट गया। और फिर अफ्रीका जो टूट रहा है तो यहाँ से आपका भारत निकल रहा है, ऑस्ट्रेलिया निकल रहा है और मेडागास्कर निकल रहा है। तो उस समय अगर पूरे विश्व का मैप अगर आप देखिए तो इस प्रकार से है। यहाँ पर आपका मान लीजिए कि ये आपका दक्षिण अमेरिका है, तो ये आपका मान लीजिए अफ्रीका होगा, ये अफ्रीका। और यहाँ से भारत टूट कर निकला और आकर कहाँ मान लीजिए ये आपका यूरेशियाई प्लेट है। तो यहाँ से आपका टूट कर निकलेगा भारत और ये गति यानी बोल सकते हैं पूर्वोत्तर की तरफ गति करते हुए जाकर बाद में जहाँ कहाँ पर टकराया तो आकर ये टकरा रहा है कहाँ पर, यूरेशियाई प्लेट से। मतलब एक तो यूरेशिया प्लेट था जिससे अंगारा लैंड जो टूटा था, अंगारा लैंड किन भागों में टूटा था, तो ये टूटा था उत्तरी अमेरिका और दूसरा हो जाएगा आपका यूरोप और एक हो जाएगा एशिया, यूरेशिया या एशिया। ठीक है, तो ये 3 भागों में टूटा, 3 बड़े बड़े महाद्वीपों का निर्माण किया। तो जो भारत का जो भूखंड है वो जाकर टकराया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यूरेशिया प्लेट है और भारतीय प्लेट जो है आकर यहाँ पर टकरा रहा है। ठीक है, ये भारतीय प्लेट आकर यूरेशियाई प्लेट से क्या 7 करोड़ वर्ष पूर्व यानी सेनोजोइक महाकल्प में आकर क्या करता है, यानी यूरेशियाई प्लेट से टकराता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब ये यूरेशियाई प्लेट से आकर टकराया तो टकराने के क्रम में क्या होगा कि इसमें भ्रंश उत्पन्न हो जाएगी और भ्रंश उत्पन्न हो जाएगी तो भारत जो है यहाँ से बीचों बीच टूट जाएगा, यहाँ पर भ्रंश उत्पन्न हो जाएगा, भ्रंश का निर्माण होगा। ठीक है, और ये जो भ्रंश बनेगा इसी को हम क्या कहते हैं, सॉरी ज़्यादा नीचे हो गया, ये भ्रंश जो बनेगा आप समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ये जब टक्कर होगा तो टक्कर के परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, भ्रंश उत्पन्न हो जाएगा। टक्कर होगा तो इसमें तो हम लोग जानते हैं कि वलय पैदा हुआ था और वलय के परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई। अगर हिमालय की उत्पत्ति की वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर आप देख लीजिएगा। तो यूरेशियाई प्लेट यहाँ पर 33 सागर था, 33 सागर 33 भूसंनति में परिवर्तित हो गया था और 7 करोड़ वर्ष पूर्व आकर यानी क्या होता है, भारत जो है आकर यूरेशियाई प्लेट टकराता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर वलय पैदा होगा, मुरान पैदा होगा और हिमालय की उत्पत्ति होगी। उस दौरान क्या होगा कि भारत का टक्कर यूरेशियाई प्लेट से टकराव होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यहाँ से ये 2 भागों में क्या हो गया, टूट गया। भारत जो है 2 भागों में टूट गया। अब टूटा तो टूटने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जब मान लीजिए कि अगर यह पृथ्वी के अंदर तो तरल पदार्थ है, जैसे ही पृथ्वी 2 भागों में टूट रही है तो वहाँ से मैग्मा निकलेगा। क्या निकलेगा, मैग्मा निकलेगा। और ये मैग्मा जो निकला यहाँ से, ये मैग्मा निकल कर क्या हो गया, पूरे लगभग इस आसपास के क्षेत्रों में क्या हो गया, लगभग फैल गया। ये तो ये आसपास के क्षेत्रों में गया, केवल महाराष्ट्र नहीं बल्कि ये अरब सागर में भी फैल गया। और अरब सागर में फैल गया तो ये तो मान लीजिए कि आपका नीचे धंस गया ना, समुद्र में के नीचे चला गया। ठीक है, और एक भाग जो है आपका मान लीजिए यहाँ पर फैल गया। तो इस तरह से ये जब ये फैला तो उसी को हम क्या कहते हैं, यानी एक मैग्मा था और मैग्मा निकला किस प्रकार का, लावा था। जो लावा बना यानी मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर आता है इसको मैग्मा कहते हैं, और जब ये पृथ्वी के ऊपर आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग लावा बोलते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो मान लीजिए एक तरफ से यानी दरारी उद्भेदन हुआ। हम लोग जानते हैं भूकंप जब होगा तो उसमें 2 प्रकार के उद्भेदन होते हैं ना, एक तो दरारी उद्भेदन होता है, सॉरी कुपकी जो आपका केंद्रीय उद्भेदन जो सीधा उद्भेदन होगा और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, और एक होता है दरारी उद्भेदन, इस तरह पृथ्वी में कहीं दरार आ जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा तो ये आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है, ये आपका मैग्मा जो है फैल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टकराव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी में दरार उत्पन्न हो गया, दरार के परिणाम स्वरूप ये नीचे से मैग्मा निकलने लगा और आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। तो इस प्रकार से यानी एक लावा का फैलाव पूरे पृथ्वी पर हो गया और वो बेसाल चट्टान था। यही लावा से यानी आपका लावा से जो चट्टान का निर्माण हुआ उसे हम क्या कहेंगे, बेसाल चट्टान का निर्माण हुआ। और बेसाल चट्टान से ही आसपास के क्षेत्र में ये जो भाग है ये क्या है, निर्मित है। और इन सभी क्षेत्रों को हम क्या, इन सभी पठार को हम क्या कहते हैं, तो इन सब को हम बोलते हैं आपका दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ तक तो जब इस समय जब इसका उद्भव हुआ था, जब यहाँ से उद्गार हुआ था तो ये लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। कितने, 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये क्या हो गया था, पूर्णतः फैल गया था जब उद्गार हुआ। जब जाकर पृथ्वी से ये क्या हुआ, यानी भारतीय जो प्लेट है ये जाकर यूरेशियाई प्लेट से टकराया, तो टकराव के परिणाम स्वरूप ये जब ये भारतीय प्लेट टूटा तो टूटने के परिणाम स्वरूप जो मैग्मा निकला तो ये लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या हो गया था, फैल गया था। ये सभी आसपास के क्षेत्रों में ये फैल गया था।
ठीक है। लेकिन आज जो है अपक्षय और अपर्दन के परिणाम स्वरूप, नदियों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप मात्र 5 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, अवशेष है, यानी बचा हुआ है। कितने? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, यह बचा हुआ है। क्लियर? तो अब देखिएगा ये उसकी ऊंचाई क्यों बढ़ गई और ये पठार की तरह क्यों दिखाई देने लगा। क्योंकि पहले तो पृथ्वी जब ठंडी थी हुई तो उस समय तो आर्कियन प्रकार का चट्टान इसमें पहले से था, लेकिन बाद में जब मैग्मा के निकलने के परिणाम स्वरूप इसमें ये एक प्रकार का सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह बोल सकते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी की तरह बोल सकते हैं कि हमेशा इसमें से उद्गार होते रहता है और ये फैलता रहा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, दिन पर दिन हाइट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि दक्कन ट्रैप यानी दक्कन के पठार की क्या हो रही है, यहाँ पर उत्पत्ति हो रही है। क्लियर? थोड़ा सा बोलने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रहा है, तो मैं आज रहने दे रहा हूँ यहीं तक, यानी उत्पत्ति तक ही। और कल हम लोग देखेंगे उत्पत्ति संबंधित जो कुछ प्रमुख पॉइंट होंगे उसको हम लिखवाएंगे और बाकी इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।